हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's IAS अकेडमी। आई एम नंदिनी एंड आज हम ये जो आरबीआई का नया न्यूज़ आया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये नया न्यूज़ है क्या? सो द आरबीआई हैज़ परमिटेड बैंक्स फ्रॉम 18 नेशंस टू ओपन स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट्स। सो इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि वोस्ट्रो अकाउंट्स क्या होता है, वाई आरबीआई हैज़ टेकन दिस डिसीजन और इससे क्या फ़ायदा होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो सबसे पहले हमें ये चीज़ अगर समझनी है तो वी हैव टू गो बैक टू द आरबीआई नोटिफिकेशन विच वॉज इशूड ऑन July 11th of 2022. So according to this notification, the RBI had put in a new arrangement, a new mechanism wherein it allowed the traders, the importers and exporters to make their settlements in terms of Indian rupee. ठीक है, अब तक क्या हो रहा था, जो ट्रेडर्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे थे, वो फॉरेन करेंसीज जैसे कि डॉलर, येन, यूरो ये सब यूज़ कर रहे थे इन ऑर्डर टू सेटल देयर पेमेंट। बट इस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आरबीआई है उन्होंने उनको ये परमिशन दी कि आप अब जो सेटलमेंट है वो इंडियन रुपीज़ में कर सकते हैं। सो हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या डिटेल्स हमें इस नोटिफिकेशन से पता लगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। According to the notification, the new mechanism allows an additional arrangement for invoicing, payment and settlement of exports and imports in rupees। ठीक है, तो अब तक जो है जो इन्वॉइसिंग है वो ज़रूर इंडियन रुपी में हो रहा था, बट जो सेटलमेंट वाला पार्ट है वो फॉरेन करेंसीज को यूज़ करके ही हो रहा था। तो ये जो न्यू मैकेनिज़्म आरबीआई हैज़ पुट इन प्लेस, उससे जो है हम रुपी को यूज़ करेंगे सेटलमेंट के लिए, विच एवर हुएवर ट्रेडर इज़ इंटरेस्टेड। ठीक है, नाउ अंडर दिस मैकेनिज्म द एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स कैन यूज़ अ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट linked to correspondent bank of the partner country for receipts and payments denominated in rupees। ठीक है, जो भी transactions होगा between the two parties that will be in terms of the local currencies। Now the RBI has clarified that the exchange rate between the domestic currencies of the two trading partner countries will be market determined। So for example, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रुपी की वैल्यू है दैट इज़ पेग्ड टू डिफरेंट करेंसीज। ठीक है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि रुपी की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज चलता है और जो ट्रेडिंग है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग है वो चलता है। एंड लार्जली वी यूज़ डॉलर इन ऑर्डर टू कंप्लीट ट्रांजैक्शंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अब क्या होगा कि जो भी दो कंट्रीज़ यानी कि इंडिया प्लस द अदर कंट्री इन्वॉल्व होगी, उनके जो करेंसीज होंगे उनके वैल्यू दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट। नाउ आप ये देखेंगे हम कि यहाँ पे जो वोस्ट्रो अकाउंट की हम बात कर रहे हैं ये है क्या। सो लेट्स अज्यूम कि एक रशिया का इंपोर्टर है और एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, अब ये जो रशिया का इंपोर्टर है वो इंडिया से कुछ मंगवाना चाहता है, इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना चाहता है। तो अब ये प्रोसेस हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ये ट्रांजैक्शन हम कैसे कंप्लीट करेंगे यूजिंग द न्यू मैकेनिज्म। सो व्हाट हैपेंस इज, हम एज्यूम करते हैं कि ये ए जो है एक रशियन बैंक है, ये बी जो है एक इंडियन बैंक है। So the Russian bank on behalf of the Russian entity will contact the Indian bank और इंडियन बैंक को कहेगा कि आप प्लीज़ मेरे बिहाफ में एक अकाउंट खोलो एंड एक्सेप्ट द पेमेंट्स इन टर्म्स ऑफ योर लोकल करेंसी। ठीक है, और इसी तरीके से जब रिवर्सल होगा तो क्या होगा, द इंडियन बैंक विल कॉन्टैक्ट द रशियन एंटिटी एंड से कि आप मेरे बिहाफ में अपने बैंक में एक अकाउंट खोलो और जो भी ट्रांजैक्शंस है उसका जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट करो अपने करेंसी के हिसाब से, अपने लोकल करेंसी में। ठीक है, सो व्हेन द रशियन इंपोर्टर वो जब कुछ सामान मंगवाएगा यहाँ से तो ही हैज़ टू पे। नाउ कैसे वो पे करेगा, वो क्या करेगा, वो अपने जो इनका अकाउंट है बी बैंक में उसमें जो है
डिपॉजिट कर देगा इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी विच इज़ द इंडियन रुपी। और जो इंडियन एक्सपोर्टर है उसको पैसे मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपी। यानी कि जो ट्रांजैक्शन है वो किसके बेस पे हो रहा है, इंडियन रुपी के बेस पे हो रहा है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हुआ है, रशिया को सामान मिल गया, रशियन एंटिटी को सामान मिल गया और इंडियन एक्सपोर्टर को पेमेंट मिल गई इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो इस पूरे मैकेनिज्म में जो अकाउंट यूज़ हुआ है दैट इज़ नोन एज द वोस्त्रो अकाउंट। तो जब कोई भी बैंक अकाउंट खोला जाता है ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक, ठीक है, इन द डोमेस्टिक बैंक, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक में अगर रशिया के बिहाफ में, रशियन बैंक के बिहाफ में एक अकाउंट खोला गया है एंड उस बैंक में इंडियन रुपीज़ के टर्म्स में अमाउंट को रखा गया है एंड ट्रांजैक्शन उस बैंक में इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो दैट विल बी नोन एज वोस्त्रो अकाउंट। नाउ जब रिवर्सल होगा, जब इंडियन बैंक किसी और कंट्री में अपना अकाउंट ओपन करेगा, उस अकाउंट को हम बोलेंगे नोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और अच्छे से ध्यान देनी है, वो ये है कि दोनों ही अकाउंट में जो करेंसीज़ होगा वो वहाँ के लोकल करेंसीज़ के हिसाब से ही रहेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द अकाउंट ओपन बाय द इंडियन बैंक इन यूएस, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ा, दैट विल बी अ नोस्त्रो अकाउंट फॉर द इंडियन बैंक। नाउ while for the US bank the account will be considered as the vostro account। तो हमारे केस में हमने अज्यूम किया था कि जो बैंक है वो रशियन बैंक है, तो आप यूएस की जगह पे रशिया वर्ड लगा के इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको अब ये डाउट आ सकता है कि यहाँ पे जो SRVA लिखा है, स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट लिखा है, क्या ये नॉर्मल वोस्त्रो अकाउंट से अलग है? सो येस, कुछ टर्म्स में अलग है। क्यों? जो रुपी का मैकेनिज्म है हम SRVA में वो स्पेशली यूज़ करते हैं। एंड सेकेंडली, इन ऑर्डर टू ओपन एन SRVA अकाउंट यू नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द RBI। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दिस मैकेनिज्म फंक्शंस प्रॉपरली, इसके लिए क्या क्या चीज़ें जो हैं पहले से सेट कर रखा है हम वो देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि जो भी दो बैंक्स हैं जो अदर कंट्रीज से हैं, एक इंडियन कंट्री ऑब्वियसली, एक फॉरेन कंट्री, तो दोनों ही बैंक्स में कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सो देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज। नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए फॉर द अमाउंट that has to be held in the respective accounts in terms of the local currency। for example, अगर मान लीजिए कि दो कंट्रीज़ हैं, दोनों ने ये एग्री किया कि हम लोग जो हैं $100 मिलियन अपने अपने अकाउंट में रखेंगे, तो क्या होगा? मान लीजिए जो इंडियन बैंक है वो वर्थ ऑफ मतलब जो भी इंडियन रुपी है उतना अमाउंट विच इज़ वर्थ ऑफ $100 मिलियन विल बी केप्ट इन द इंडियन अकाउंट। वाइल मान लीजिए जो रशिया है वो इतने वर्थ का रूबल्स जो है अपने अकाउंट में रखेगा। आई होप दैट दिस इज़ क्लियर फॉर यू। नाउ एक चीज़ और क्या है कि देयर हैज़ टू बी ए नोशनल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंस, से इन टर्म्स ऑफ यूरो और डॉलर, to which the value of the currencies will be pegged and the exchange value has to be mutually decided। अब फॉर ओपनिंग अ स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, देयर हैज़ टू बी परमिशन फ्रॉम RBI, प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द RBI इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर कि RBI अप्रूवल दे, ये चीज़ ज़रूर देखना है कि जो बैंक है उसकी क्या कंडीशन है, क्या हम ऐसे किसी बैंक के साथ ट्रेड कर रहे हैं या कुछ इस तरीके से, या वो FATF के लिस्ट में है। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं। सो अब ये देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। द अकाउंट स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट फॉर अ बैंक ऑफ द पार्टनर कंट्री शुड हैव गुड लेवल ऑफ बिजनेस रेजिलियंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ।
need to have experience in facilitating trade, investment, transactions and capability to provide other financial services. ठीक है. It should have good correspondent relationships with the bank in partner countries. Obvious सी बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, coordination is very important. अब how will be the settlements carried out? Obviously जो वोस्ट्रो अकाउंट है उसके थ्रू ही सेटलमेंट्स होगा, एंड आरबीआई के नोटिफिकेशन से भी हमें यही पता लगता है. फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शन विथ एनी कंट्री द ऑथराइज्ड डीलर बैंक इन इंडिया मस्ट ओपन स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर ट्रेडिंग कंट्री. ठीक है. इंडियन इम्पोर्टर शैल बी क्रेडिटेड इनटू द स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ correspondent bank of the partner country against the invoices of the supply of goods and services from the overseas seller or supplier, जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था. Indian exporters shall be paid the export proceeds in rupees from the balance amount in the designated special vostro account of the correspondent bank of the partner country. ये भी हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था. अब ये डिसीजन सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये डिसीजन लिया क्यों गया था. सो फर्स्टली टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द इंडियन करेंसी. जो डिपेंडेंस है हमारा ऑन द फॉरेन करेंसीज उसको कम करने के लिए और अपने इंडियन करेंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक मूव जो है आरबीआई ने लिया है. एंड ऑल्सो एज यू कैन सी कि जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस है, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है उसके वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है अक्रॉस द ग्लोब, उसको फाइट करने के लिए भी ये जो एक स्टेप है वो लिया गया है, सो दैट हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो ट्रेड सिस्टम है, वो इम्यून रहे जो भी ग्लोबल चेंजेस हो रहे हैं उससे. नाउ अदर थिंग इज एड द इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स टू सर्कमवेंट रूल्स दैट प्रिवेंट द यूज ऑफ ग्लोबल करेंसीज such as US dollar for trade with certain countries. Now इसमें क्या है, जैसा कि आपने देखा कि जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया या जो भी इनके बीच पे वॉर चल रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस आए जिसमें से उसको जो है स्विफ्ट सिस्टम से हटा दिया गया. नाउ स्विफ्ट सिस्टम इज़ यूज्ड बाय द बैंक्स इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसीज. सो अब क्योंकि रशिया को उससे हटा दिया गया, तो क्या हो रहा है कि जो फॉरेन करेंसीज है उसको यूज़ करके आप रशिया के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते उस सैंक्शंस की वजह से. सो ऐसे रूल्स को, ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया है जहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंस जो है यूएस डॉलर पे या और जो फॉरेन करेंसीज है उस पर कम कर रहे हैं. हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके हिसाब से हम इंडियन रुपी को यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल आवर ट्रेड इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेड विथ एम्फोसिस ऑन exports from India to support the increasing interest of global trading community in Indian rupee. As the transactions will be settled in rupees, it will reduce the exchange rate risk for the Indian exporters and importers. ठीक है, ये तो self understood है. Now what about the surplus? यानी कि जैसा कि हमने देखा जो बैंक A है और जो बैंक B है, अब जो बैंक बी है उसके पास ए का एक अकाउंट है जहाँ पे उसने ए के पैसे रखे हुए हैं, है ना, जो कि बेसिकली जो रशियन एंटिटी है उसका पैसा इंडिया के एक बैंक में रखा गया है. उसके बिहाफ में जो अकाउंट ओपन किया गया था उसमें रशियन एंटिटी का पैसा रखा हुआ है. नाउ ये जो पैसा है इसका क्या होगा, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इससे हम ये समझेंगे. So the money that is lying in this domestic bank account, it can be used in order to pay the imports. जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था जब रशियन एंटिटी जो है इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना चाह रहा था, तो जो हमारा इंडियन एक्सपोर्टर है हमने क्या किया, उसको किस टर्म्स में पे किया, रुपीज़ के टर्म्स में पे किया. तो इंपोर्ट्स का पेमेंट करने के लिए हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं. Also, this money can be used for payments for projects and investments, and also it can be used for
buying government securities and other investments. So the trade in local currencies have been mooted as solution to avoid the current wave of wartime international sanctions that are affecting the supply chain and the global trade. ठीक है, सो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक स्टेप लिया गया है. अब हमने बेनिफिट्स तो देख लिए. नाउ विल सी कि व्हाट आर द चैलेंजेस. सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अ फेयर एक्सचेंज रेट. हमने ये तो बोल दिया कि वो मार्केट डिटरमाइंड होगा, बट जैसा कि हमने देखा कि इंडियन रुपी की वैल्यू हम डॉलर्स के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज़ बिकॉज कि डॉलर जो है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, एक स्टेबल करेंसी है एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड. बट ऐसा केस जो है बाकी सब करेंसीज के साथ में नहीं है. सो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि एग्जैक्ट फेयर, दोनों ही पार्टीज़ के लिए जो फेयर एक्सचेंज रेट है उसको हम किस बेसिस पे डिसाइड करें. सेकेंडली द थिंग इज़ कि इफ़ द वैल्यू ऑफ करेंसी डिप्रिशिएट्स, फॉर एग्जांपल अगर रशिया की करेंसी जो रूबल है अगर वो डिप्रिशिएट कर जाती है तो जो रशिया का बैंक अकाउंट जो है इंडिया के बैंक में, उसमें भी जो करेंसी इंडियन रुपीज़ में पड़ा है, ठीक है, जो अमाउंट है उसका वो भी क्या होगा, वो डिप्रिशिएट कर जाएगा, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. नाउ दिस इज़ अ रिस्क दैट कम्स विद द न्यू मैकेनिज़्म एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हम इस लाइन में आगे बढ़े जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी. सो ये जो रिस्क है ये इसके साथ में ही आता है एंड इंडिया विल हैव टू लुक इनटू दिस. नाउ अदर चैलेंज विच कैन अराइज इज कि अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे सैंक्शन लग जाता है तो जो आइडिया है टू सर्कमवेंट द अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सैंक्शंस वो जो है स्टैंड नहीं करेगा और उस केस में भी हमें कुछ नया मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा. अगला क्या है कि मान लीजिए जैसे रशिया की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर इंडिया जो है रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है यूजिंग दिस मैकेनिज़्म, सो इट कैन अफेक्ट इंडियाज़ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़. तो इससे जो है जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इंडिया के उस पर इफ़ेक्ट देखा जा सकता है एंड दिस कुड बी अ पॉसिबल चैलेंज. अब बैक टू द टॉपिक वेयर वी स्टार्टेड. सो जो 18 नेशंस हैं जिनके बैंक्स को परमिशन मिला है, सो दीज आर द नेम्स ऑफ दोज नेशंस. यू कैन पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू देम. नाउ बेस्ड ऑन आवर लर्निंग हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि आरबीआई अलाउज द स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट्स टू इन्वेस्ट द सरप्लस बैलेंस इन इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो जैसा कि हमने ये देखा था, द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज this type of settlement mechanism in rupees is implemented for the first time by RBI. अब यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है, फर्स्ट टाइम, क्या ये फर्स्ट टाइम हुआ है? सो द आंसर इज़ नो. 2012 में जैसा अभी रशिया के साथ हो रहा है तो इंडिया ने रुपी रियाल मैकेनिज़्म एस्टैब्लिश किया था जहाँ पे जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे उसमें ट्रेड करने के लिए इस मैकेनिज़्म को यूज़ किया गया था. तो ये पहली बार नहीं हो रहा है और इससे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे भी इस मैकेनिज़्म को यूज़ किया गया है. नाउ इफ़ अ कंपनी एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, ट्रांजैक्शंस आर ऑलवेज इन अ फॉरेन करेंसी ओनली. ठीक है, तो दो एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, ऑलवेज एंड ओनली. क्या ये चीज़ सही है? सो ये चीज़ सही नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्शन है नेपाल एंड भूटान. तो यहाँ पे जो है रुपी भी यूज़ होता है इन ऑर्डर टू सेटल द ट्रांजैक्शन. सो द स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर इनकरेक्ट. ठीक है, इससे हम बी सी डी ये तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर हमारा आ जाता है ए.
वन ओनली। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. इट इज़ a little complicated thing, but I hope कि I made it simple for you. And if there is any doubt, please drop your doubts in the comment section below. Thank you.